नमस्कार दोस्तों, डीपली तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, बिंदुसार किसका पुत्र था। तो बिंदुसार ऑप्शन में आपका दिया है, किसका था, अशोक का था या अकबर का या चंद्रगुप्त मौर्य या शिवाजी। इसमें से आपको बताना है कि किसका पुत्र था बिंदुसार। तो बिंदुसार जो आपका था, यह इसके बारे में अगर हम बताएं तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और अगर इसके बारे में हम बताएं तो यह जो है भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। और जो 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक ये जो है यहाँ का सम्राट था। यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। बिंदुसार जो है अशोक का पिता था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। तो आपको बताना है त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है। सिख धर्म की है या जैन धर्म की है या बौद्ध धर्म की है या मुस्लिम धर्म की है। तो आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं कि यह है बौद्ध धर्म की पुस्तक है। और त्रिपिटक के बारे में अगर हम बताएं तो त्रिपिटक जो है ये बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। और ये जो है इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। और ये जो त्रिपिटक जो है उसके नाम अगर मैं बताऊं तो एक था आपका विनय पिटक, जिसमें विनय पिटक में जो है आपके बताया गया था संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। और एक था, दूसरा था जो आपका वो था सुत्त पिटक, जिसमें आपके धार्मिक सिद्धांत दिए गए थे। तथा एक था अभिधम्म पिटक, जो अभिधम्म पिटक था उसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो आपके यही 3 जो पिटक हैं इन्हीं को हम त्रिपिटक कहते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो था आपका कौन। ऑप्शन में दिया है गोपाल, और बी में दिया है विवयनाथन, सी में दिया है धर्मपाल, डी में दिया है भास्करन। तो तीसरे में आपका जो है तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका होगा गोपाल। जो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो गोपाल था। और वह जो है बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण किया था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था। 770 दो कितने कब से कब तक? इसने जो है 750 से लगभग 20 वर्षों तक 770 ईस्वी तक शासन किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। तो भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश आपको बताना है, वो था आपका गुलाम राजवंश। कौन था? गुलाम राजवंश। मैं अगर आपको गुलाम राजवंश के बारे में बताऊं तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश था। जो गुलाम वंश का शासन जो है 1206 से लेके, जब से आपका दिल्ली सल्तनत शुरू होता है, लेके 1290 ईस्वी तक था। आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत 1206 से ही शुरू होता है। और गुलाम राजवंश इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है। तो बताते हैं कि इसको अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। मैं अगर अष्टप्रधान के नाम उसके बारे में बताऊं तो अष्टप्रधान के अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता था, जिसमें आपका एक पेशवा होता था, दूसरा अमात्य होता था, और मंत्री होता था, सचिव होता था, सुमंत होता था, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में सचिवों की भांति कार्य करते थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक के बारे में अगर आपको बताना है तो आप बताइए कौन थे। ये थे आपके आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो थे, ये प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपकी 1867 ईस्वी में
कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। और आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है आपका, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। अगर वो दिनांक पूछेगा तो आपसे 9 अगस्त, क्या 9 अगस्त को हुआ था। मैं अगर काकोरी कांड के बारे में बात करूं तो इसका नाम अब जो है बदल करके काकोरी एक्शन डे के नाम से है। अगर इसके बारे में बताऊं तो मैं उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर और लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल भी थे और अशफाक उल्ला खां भी थे और आपके रोशन लाल भी थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। इन तीनों लोगों को फांसी हो गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई थी। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद भी काकोरी षड्यंत्र मामले में थे, लेकिन ये क्या हुए? ये फरार हुए, जो बाद में आपके इलाहाबाद में खुद से गोली मार करके आत्महत्या कर ली। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की? तो किस पार्टी की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने? ये जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के पश्चात जो है, ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद वहाँ से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की थी? तो कौन सा अधिनियम था? तो ये था आपका 1857 की क्रांति जब हुई थी, उसके बाद ये अधिनियम आया था 1858 में, आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो है आपका भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकारी द्वारा भारत सचिव को सौंप दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी भूमिका थी? तो ये किसकी भूमिका थी आपकी? ऑप्शन में आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल और चित्तरंजन दास। तो यहाँ आपका सही होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो थे, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इनके अध्यक्ष तथा मोतीलाल इसके महासचिव थे। इस स्वराज पार्टी के जो है चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके महासचिव थे। क्या थे? महासचिव थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपका वो आपकी साइलेंट वैली या शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी में पाई जाती है। जो आपकी शांत घाटी है ये आपकी कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। यह भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको ये अच्छे से बताया हूँ कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहाँ बनती हैं? तो ये आपके देवप्रयाग में बनती हैं। बाकी मैं कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गंगोत्री के बारे में मैं अगर पिछली वीडियो में बताया हूँ। अगर आप नदियों वाली वीडियो नहीं देखें तो आप उसको जाके देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गंगोत्री इन चारों के बारे में बताया हूँ। आते हैं इसके, देखिए हम आपको फिर भी देवप्रयाग के बारे में अगर बताएं तो भागीरथी और अलकनंदा नदी सम्मिलित नाम ही गंगा है। ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती हैं तो इसका नाम गंगा हो जाता है और ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं और यहीं से इनका सम्मिलित नाम गंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सबसे ज़्यादा चमकीला है? कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपका शुक्र जो है ये
आपका शुक्र ग्रह सौर का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा एवं साँझ का तारा कहा जाता है। और अगर पूछे आपसे पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही दिखता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील। हमने आपको झील भी पढ़ाया है। अगर आपने झील नहीं पढ़ा तो हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ झील की दो वीडियो पड़ी हुई है। हमने सभी झीलों के बारे में बताया है। और यहाँ आपका आंसर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील में आपका लेक सुपीरियर झील हो जाएगा। लेक सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। और जबकि विश्व की सबसे बड़ी जो है आपकी झील कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी अगर झील पूछे तो आपका कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी की झील। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, ये है आपकी अन्नामुडी। क्या है, अन्नामुडी आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 2695 मीटर है। और दादा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। आपका क्वेश्चन है आपका, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया। तो ये आपके कौन किए थे, ये आपके किए थे राजकृष्णा। कौन, राजकृष्णा। ये जो है आपके भारतीय शास्त्री थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी की निम्नतम वृद्धि दर को से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो बताइए किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ये आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, जो किसानों में गरीबी के कारण में से एक है। जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके बहुत से लोग काम करते हैं, जबकि फ़ायदा बहुत ही कम होता है और इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर अमर्त्य सेन की बात करें तो ये एक अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति आपका जो है ये दुग्ध से संबंधित है या दूध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय घाटे का अनुमान क्या है। आपका जीडीपी के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो ये आपका जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान है। जो आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय कोसी घाटा जो है वो जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। वो कौन कौन से हैं, कौन सी सूची में है। तो ये है आपका 11वीं सूची में। किसमें, 11वीं सूची में है। अगर मैं बताऊं इसके बारे में तो ये जो है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा के पंचायतों में जो संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है, इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंध के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे और पंचायतों को 11वीं जो है अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य करने की पूर्ण शक्ति होगी। इन अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो अगर पूछे कुल कितने विषय हैं तो इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। इसमें 29 विषयों का वर्णन किया गया है। आते हैं 22वें क्वेश्चन पे, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। क्या होता है, इसमें प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका सही आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद जो है आपका
75C में इसके अनुसार जो है सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बताइए क्या नहीं आवश्यक है? आपका ज़रूरी नहीं है, ये आपका 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो, ये अभी इसके बारे में हम बताएंगे। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, सही बात है, भारत का नागरिक हो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। नेता बनने के लिए आपकी कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है। आपका ये अगला क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 2 में आपका क्या है? भाग 2 में आपका नागरिकता है, ये तो सही है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आपका जो है ये आपका मूल अधिकार है, सही है। भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 5 में क्या है? भाग 5 में आपका मूल कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि यहाँ क्या होगा? मूल कर्तव्य न होके जो है आपका संघ होगा। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो ये आपका किस में है? मूल कर्तव्य आपका किस में है? आपका जो है ये संविधान भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 क के जो तहत 51 क अनुच्छेद 51 क के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो बताया गया है, इसको मूल कर्तव्य। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी जो है 25 वर्ष पूरा होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष पूरा कर लेना चाहिए। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं लोकसभा के बारे में, तो संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। जो है आपका लोकसभा में 25 चाहिए, लेकिन राज्यसभा में जो आपका 30 चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम आपका जो है ये आपका जाना जाता है जड़त्व का नियम। क्या? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक जो होता है, न्यूटन का पहला नियम जो है ये न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था से गतिज अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जब तक आप कोई बाहरी बल न लगाएंगे, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो कंपन इसका जो मात्रक होता है कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। क्या? कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो आपका एक तत्व है लिथियम। लिथियम में जो है इसमें समान गुण होते हैं। जो न्यूलैंड्स के अष्टम नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में जो है आपका लिथियम और सोडियम गुणधर्म समान है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक समानता होती है। अगला आपका
दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला कौन सा मुख्य प्रोटीन है? तो कौन सा है आपका? कैसीन नामक जो होता है ये प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध के जो हल्के पीले रंग का कारण जो होता है वो आपका कैरोटीन होता है। गाय का दूध हल्का पीला होता है तो वो किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये किसकी कमी के कारण होता है आपका? ये B1 की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? B1, विटामिन B1 की कमी के कारण आपका बेरी बेरी रोग होता है। तो आज का बस 30 क्वेश्चन आपका यही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।